हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन वाली वो शीट निकालिए, हीटिंग इफेक्ट वाली। हाँ जी बोलिए, पेज 1 पे क्या डाउट है? थर्ड प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन मिलाया तो बनेगा कैल्शियम कार्बाइड एंड CO। कैल्शियम कार्बाइड जिसे एसिटिलीन मिलता है प्लस CO। कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाया तो बनेगा एसिटिलीन। तो ये बीच वाली रिएक्शन में आप फंस गए हो। ये रिएक्शन NCERT में दे रखी है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्काइन की प्रिपरेशन में। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्शन सीखने को मिली ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू CaC2 प्लस CO। ये रिएक्शन NCERT में दे रखी है, रट्टा मार लो। हो गया 6 क्वेश्चन। अब बिल्कुल अमोनिया तो बी बॉम्बे नहीं है, तो गलत हो गया, बी नहीं। आंसर क्या होगा इसका? सिर्फ AC होगा, सिर्फ AC होगा। और बोलिए, पेज 1 पे क्या डाउट है? पेज 1, पेज 2, पेज 2 इसका 29। when hydrated magnesium chloride is heated, तो आंसर ए सही है। अरे फाइनली ये बनता है भाई, ठीक है, एक आंसर देना ये सही है, वो तो उसके रास्ते बनता है भगाया। ये क्या बनता है कि ये बनता बनता तो यही बनता है। 23rd का ए, 25 का ए, which of the following compound does not give nitrogen heating? ए तो देगा, ए तो देगा, ए देगा, does not give, तो बी नहीं देगा, सी भी देगा और डी भी देगा, तो आंसर बी बम्बई है। अब झगड़ा ए को लेकर है ना। ए इसमें जो एनायन है इसे बोलते हैं अजाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बारहवीं में भी आता है। अजाइड जो होते हैं वो शॉक सेंसिटिव होते हैं, साथ साथ थर्मली हीट सेंसिटिव भी होते हैं। गर्म करो तो भी टूट जाएंगे और एकदम से झटका दो, शॉक लगे तो भी टूट जाते हैं। और इसीलिए ये एयर बैग्स में, गाड़ियों में होते हैं ना, कार्स में एयर बैग्स में यही होता है, अजाइड्स ही भरे होते हैं। सोडियम अजाइड, कैल्शियम अजाइड, अजाइड होता है जो टूट के आपको दुनिया भर का नाइट्रोजन दे देगा, जो कि गैस है। और ये तो आयनिक कंपाउंड था, ये तो सॉलिड था, इतनी सी जगह लेता है सॉलिड तो, फिर एकदम से गैस बनती है, एकदम से वो एयर बैग फूल जाता है और आपको बचा लेता है, राइट। जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, सीधी सीधी जा रही है कार, कोई इधर से आगे आपकी गाड़ी में भिड़ जाए
मारुति में हो तो मर जाओगे, कोई चांस ही नहीं कि बचोगे, ठीक है। हाँ, किसी गाड़ी में अच्छी गाड़ी हुई, मजबूत गाड़ी हुई, तो उनमें जो यहाँ पे दरवाजे होते हैं उनमें क्रॉस बीम्स होती है। मारुति में कुछ नहीं होता, मारुति में एक स्टील का पापड़ लगा होता है, तो से मुक्का मारो तो भी फट जाएगा। और कुछ गाड़ियों में एयर बैग्स भी होते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी यूँ जा रही है और कोई गाड़ी यूँ आके बैठ जाए आपकी गाड़ी में, आप स्टेज से गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से कोई बैठ जाए, तो एयर बैग्स में क्या होता है, क्या होना चाहिए, किसी के सीट में एयर बैग लगे हुए, किसी में गाड़ी के अंदर ये जो सेक्शन है यहाँ एयर बैग होता है। तो जैसे कॉलिजन होता है, एनर्जी आती है, तो ये कंपाउंड एयर बैग्स लगे होते हैं, ये शॉक सेंसिटिव है। जैसे भिड़ता है इतनी तेज रिएक्शन होती है, खट से नाइट्रोजन बन जाता है, खट से वो गुब्बारा फूल जाता है। तो जब तक वो भिड़ के वो गाड़ी आपसे आगे भिड़ेगी, तो बीच में क्या आ जाएगा, एयर बैग आ जाएगा, बीच में एयर बैग आ जाएगा। तो इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। एयर बैग एक तकिए जैसा है, तो तकिए से क्या, अगर आपने तकिया पकड़ा हुआ है मारूं तो फोर्स तो लग ही रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर तो ही रहा है, बट वो इंपल्सिव फोर्स नहीं, स्लो हो गया, स्लो होते बच जाते हैं। समझ में आई बात? और वो फोर्स फैल भी जाता है, एक जगह फोकस होने के बजाय वो फोर्स फैल भी जाता है, तो जान बच जाती है उससे। समझ में आया? स्टीयरिंग व्हील के अंदर एयर बैग होते हैं, आगे डैशबोर्ड में एयर बैग होते हैं। तो आप सीधी गाड़ी चला रहे हो, सामने से भिड़ जाए कोई, आप जाके किसी पेड़ में भिड़ गए, तो भाई और इनर्शिया आप जाके, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर है, तो अगर बहुत तेज गाड़ी चला रहे और गाड़ी एकदम से भिड़ गई, तो भाई इनर्शिया आप जाके स्टीयरिंग व्हील से आगे कांच से भिड़ोगे, तो उससे आपके यहाँ पे लंग्स में डैमेज हो सकता है, लंग्स पंक्चर हो सकते हैं, रिब्स टूट सकती है, फिर सांस नहीं आएगी, मर जाओगे। तो वही एयर बैग्स बचा लेंगे। जैसे ही वो कोलिजन होगा, इस एनर्जी इससे ट्रांसफर होगी बाय सम सेंसर्स, एंड ये बहुत जल्दी टूट जाता है, इतना फास्ट है कि बाय द टाइम आपकी बॉडी जाके स्टीयरिंग से भिड़े, तब तक तो वह रिएक्शन हो चुकी है और वो बैग बाहर आ चुका है। तो अब आप और आपके और स्टीयरिंग के बीच में को तकिया आ गया, आपका माथा जाके आगे स्टीयरिंग से कांच से नहीं भिड़ेगा, बीच में ऐसे तकिया आ गया, आप उससे भिड़ोगे तो चोट बहुत कम लगेगी। समझ में आया? ठीक है। ये जो मैं ब्लू कलर की कार लेके आता हूँ, उसके अंदर एक एयरबैग दे रखे हैं घुटनों के लिए। कई बार इंजरी होती है तो घुटने बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पे भी ड्राइवर साइड में, पैसेंजर के लिए नहीं दिया कि नहीं तेरे टूटे तो टूटे, इसको गाड़ी चलानी है, तो नी एयरबैग भी दिया कि वहां पे एक एयरबैग अगर वहां पे भिड़े तो नी को प्रोटेक्ट कर लेगा वो, नी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, राइट। इस तरह से एयरबैग्स आते हैं। और एयरबैग्स तो आजकल बाइक्स में भी आने लग गए। इंडिया में वो बाइक्स अभी तक बैंड है, बाकी विदेशों में चल रही है। आप एक होंडा की गाड़ी आती है, होंडा गोल्ड विंग, तो इंडिया में भी आ रही है, बट वो विदाउट एयरबैग वाली आ रही है, मेरे दोस्त के पास है, जोधपुर में है, तो उसमें एयरबैग्स है। अब बाइक्स में एयरबैग कैसे काम करते हैं, वो इंजीनियरिंग है। आजकल एयर वेस्ट आ गई है, बनियान है एयर वेस्ट, राइट, एंड वो जीपीएस सेंसर उसमें लगे होते हैं, फिर सेंस की भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो बाय द जैसे आप गाड़ी से उछले तो बाय द टाइम आप लैंड करोगे उससे पहले ही उससे वो पटाखे फूट चुके हैं और वो गैस रिलीज हो गई है, और पूरे आपने जो बनियान जैसे पहनी हुई थी उसमें वो पूरी इन्फ्लेशन हो चुका है। तो आप तक जब गिरोगे तो वो सारा फोर्स उस पर लगेगा और आपकी बॉडी बच जाएगी। तो अजाइड्स का यूज कहाँ होता है? एयरबैग्स। याद रहेगा, राइट। अजाइड देखते ही ये तो N2 देंगे साहब, इनकी तो किस्मत में N2 देना लिखा है। ऑर्गेनिक में भी इनको यूज करेंगे, अब थोड़ी जब एडवांस पढ़ाई करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, और वहाँ पर भी अजाइड ले देके N2 ही देने वाले। अजाइड है तो एक N रह जाएगा, दो N2 भाग जाएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट लिक्विड। ऑर्गेनिक में वो वाला फंडा लगा लेंगे, ठीक है। लगे याद, इसका जो मूल एसिड है HN3, इसको क्या बोलते हैं वो भी याद रखिएगा, हाइड्रोजोइक एसिड। तो ये किसी एसिड से बना है, तो एसिड का नाम क्या है? एसिड का नाम हाइड्रोजोइक एसिड।
एयर बैग्स जो होते हैं उनमें जो केमिकल है वो शॉक सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव भी है, शॉक सेंसिटिव भी है। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एकदम से वो रिएक्शन कर देते हैं, खटाक से टूट जाते हैं। लेकिन अगर मालूम पड़ा किसी ने आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एयर बैग लिखा हुआ है, एयर बैग लिखा होता है ना, स्टीयरिंग व्हील पे लिखा होता है कि यहाँ पे एयर बैग है, तो वहाँ पे आपको अपना गुस्सा नहीं निकालना होता। आप चाहो तो किसी की मतलब किसी की कोई एक्सीडेंट वाली गाड़ी कहीं खड़ी है, कोई एकदम कबाड़ में गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसका एयर बैग अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ, यूज नहीं होती, अभी लिखा हुआ एयर बैग और वो बाहर नहीं निकला मतलब अंदर ही है, तो आप एक हथौड़ा ले और उसके सामने ऐसे मत मारना, फिर मर जाओगे। तो एयर बैग है, साइड से ऐसे उसको मारो, टप टप, वो फट जाएगा। करके देखो, कहीं कबाड़ होता है ना, कहीं गाड़ियाँ कबाड़ में खड़ी होती है, कहीं आप देखो कि आसपास से गाड़ी कबाड़ में खड़ी है, तो आप एक पत्थर लो, थोड़ा तो हमेशा कैरी नहीं करते, और जहाँ पे एयर बैग लिखा हुआ है ना वो जोर से मार दो, फिर बच के, क्योंकि जैसे आप मारोगे वो एनर्जी ट्रांसफर होगी और वहीं फट जाएगा एयर बैग, और वो वापस भी तो मारेगा। फिर वो जब वापस गुब्बारा फूलेगा तो चीज़ वापस लौट के भी तो आएगी। यस और नो? तो आप उसे करके देख सकते हो, बहुत रिस्की नहीं है, बट हाँ ऐसा देख सकते हो, ऐसा होता है। इसीलिए जिस भी गाड़ी में एयर बैग है उसमें साफ लिखा होता है कि यहाँ पे बच्चे को लेके मत बैठो। अगर डैशबोर्ड में एयर बैग है तो यूरोप में, अमेरिका में तो आप बच्चे को लेके आगे बैठ ही नहीं सकते, पीछे बैठो, राइट? क्योंकि एयर बैग एक केमिकल है, कभी उसमें गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया तो वो अगर वो जब वो फटता है तो उससे जो गुब्बारा निकलता है वो गुब्बारा सॉफ्ट नहीं होता, बड़ा हार्ड होता है, वो फुटबॉल जितना हार्ड होता है। तो अगर ऐसे कोई फुटबॉल तुम्हारे चेहरे पे मार दे तो तुम्हारी चोट तो लगेगी ना। हाँ, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत जोर से चोट लगेगी, उससे अच्छा फुटबॉल जितनी लगे वो सहन हो जाएगी, बट एक छोटे बच्चे के लिए तो फुटबॉल की चोट भी बहुत है। इसे वो साफ लिखा होता है एयर बैग है, बच्चे को लेके आगे ना बैठे। अपने यहाँ तो लोग छोड़ो आगे क्या, ड्राइविंग सीट है, मारो बैठो गाड़ी चलाए और एक उस बच्चे को वहाँ बिठा दो, फिर तो वो जिद करेगा, उसको मानो उसका ऐसे ब्रह्मास्त्र भी है रोने वाला, वो तो बोलेगा नहीं मैं यहाँ बैठूंगा। और कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हुए इस चक्कर में कि छोटे बच्चों को ड्राइविंग सीट पर बिठा रखा है, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, अब हाईवे गाड़ी चला रहे हाई स्पीड में चलाएंगे और बच्चे ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, अब आपको गाड़ी मोड़ दी है, आपने सोचा इतना मोड़ेंगे, आपने देखा ही नहीं बच्चे ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा है, उतना मोड़ नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, तो पूरी जितने लोग बैठे सारे मर गए। तो अपने यहाँ दिए, और वहाँ पे तो अगर बच्चा आगे बैठा है, ड्राइविंग सीट तो बहुत दूर की बात, आगे बैठा है, तुरंत चालान हो जाएगा। और वहाँ चालान इतने होते हैं कि अच्छे की बैंड बच जाती है, ये नहीं क्या 100 रुपये ले लें, वहाँ पे चालान कट रहा है $1000 $1000, गाड़ी की कीमत है $12,000 $15,000 और चालान है $1000, तो कोई वहाँ पंगे नहीं लेते कि नहीं $1000 बहुत होता है, आईफोन की कीमत है $800 तो, राइट? तो आईफोन सोचो कितना महंगा होगा, फिर वहाँ जैसे कोई पंगे नहीं, वहाँ सब बच्चे पीछे बैठते, ये नहीं कि नहीं मेरा राजा बेटा आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, राजा रानी सब घर पे होगा चाहिए, अभी $1000 बहुत महंगा जुर्माना हो जाता है। चलो, तो ये अच्छे समझा दिया, तुम्हें याद रह जाएगा। पेज 2 पे बोलो और क्या डाउट है? पेज 3 30 Anhydrous empties can be prepared by this। हाँ, ये रट्टा मार के, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर सी दिया, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। Page 3 39 फेरिक सल्फेट और हीटिंग गिव्स, फेरिक सल्फेट तो SO3 देगा, सी कलकत्ता, ये दे वो फेरस होना चाहिए, तो आंसर सी कर लेते। पेज 3 33 फॉर हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स गिव 2 gaseous प्रोडक्ट, N2, ये सी सही है ना, सी में NO2 भी बनता है और O2 भी बनता है, तो 2 गैसेस है ना, NO2 भी गैस है और O2 भी गैस है, क्या झगड़ा? ठीक है आंसर, रुक जाओ, ए बी सी तीनों आंसर हो गए, सी तो ये तो कह रहे सी,
फॉर्म भर दो तो फटाफट। पेज 3 4 चलो एनसीईआरटी निकालो 11th एनसीईआरटी पार्ट 2। अभी हमारा जो एजेंडा है इस वीक का कि हमको 11th की बुक दो करनी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जनरली लोग इसमें ध्यान नहीं देते, और सारे एग्जाम चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस, इनमें से हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। और बड़े आराम से ये कोई 2 लेक्चर का है, कोई 3 लेक्चर का, राइट? तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे तो एक दिन में वो हो जाते हैं। पढ़ाएंगे और रातों रात इसके क्वेश्चन करवा देंगे, टाइम लगता नहीं। इनऑर्गेनिक में बेसिक इनऑर्गेनिक में टाइम लगाया, अब उसका रिटर्न आपको यहाँ पे बार बार मिलेगा। एनसीईआरटी कहाँ है तुम्हारी? मैंने बोला था ना लेके आना, फॉर्म भर दो फटाफट। लो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन, क्लासिकल आइडिया ऑफ, फिर पहले पैराग्राफ में छोटा सा कट मार दो, कुछ नहीं आ सकता उसमें से। और तो उसमें अच्छी अच्छी बातें बोली, ओजोन होल, और वो वैसे भी किताब के लास्ट चैप्टर में आ जाएगा, डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पे ओजोन होल के नाम से वैसे कुछ समझ में आना नहीं, बढ़िया सा कट मार दो, कभी नहीं देखना उसको। छोटा सा प्यारा सा, छोटा सा। दूसरा आर्टिकल 8.1 क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लासिकल मतलब पुराना। पुराने जमाने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या मतलब था? ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गया ऑक्सीडेशन, और उल्टा हाइड्रोजन आया रिडक्शन, ऑक्सीजन गया रिडक्शन। ये क्लासिकल आइडिया जो हमको पता है, ठीक। अब ये कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं, Mg plus O2 gives you this, सल्फर प्लस O2 gives you this। तो पहली बात समझ, अब ये रिएक्शन जैसी लिखी है वैसे नहीं पूछेंगे जेई वाले, राइट? कुछ और पूछते हैं, वो बातें करते हैं। पहली बात तो जो Mg plus O2 वाली रिएक्शन है, जैसे MgO बन रहा है, ये भयंकर भयंकर एक्सोथर्मिक है, जबरदस्त एक्सोथर्मिक है। मैग्नीशियम के पाउडर को लोग एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करते हैं। मैग्नीशियम के पाउडर को बोतल में डाल के उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के बम बनाते हैं लोग, आतंकवादी लोग। ऑर्गेनाइज्ड बम नहीं है ये, इंडियन आर्मी ऐसे बम नहीं बनाती, बट इम्प्रोवाइज करके जो बम बनाते हैं ना, जैसे अभी रशिया वाले यूक्रेन में घुसे हुए। अगर रशिया वाले वहां पर रुके, फिर तो आए, जीता, अपना मनपसंद वहां पे आदमी बिठाया कि उन्हीं में से किसी को, यूक्रेन में से किसी को, भैया आपका राष्ट्रपति है, हम जा रहे हैं, वापस कुछ किया, फिर आएंगे, फिर थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे, तो ठीक है। जो बोलेंगे नहीं हम रुकेंगे यहाँ पे, ऑक्यूपाई कर लेंगे उसको, तो फिर यूक्रेन के लोग ऐसे बम बना के, टैंक है, बोतल ली, बोतल में थोड़ा पेट्रोल डाला, थोड़ा कपड़े डाला, थोड़ा मैग्नीशियम का पाउडर डाला, आग लगाई, फेंक दिया। जैसे वो गिरेगा आग फैलेगी, और मैग्नीशियम का पाउडर जब आग पकड़ लेता है तो बुझाने के लिए कोई नहीं आता उसको, पूरा टैंक धू धू करके जल जाएगा। इतना खतरनाक है, इसको बोलते हैं मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं इसको। तो उसमें पेट्रोल और बोतल ही होती है, उसमें मैग्नीशियम डाल दो तो नेक्स्ट लेवल बन जाता है वो। ओके, और अगर यूक्रेन से नहीं निकले रशिया वाले विद इन 6 महीना, तो ये यूट्यूब पे और सब जगह आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे। कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ ऐसा होता है, बोतल के अंदर मैग्नीशियम का पाउडर डाल देते और थोड़ा पेट्रोल डीजल डाला, थोड़ा कपड़ा डाला, रुई डाली, आग लगा के फेंका, और वो पूरी जो गाड़ी जा रही है वो आग पकड़ लेगी। उसे बाहर आएंगे, दूसरे लोग उनको पकड़ लेंगे,
बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको बुझाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट अगर नहीं है तो बुझा ही नहीं पाओगे आप, और जनरली वो स्पेशल इक्विपमेंट होता नहीं है। ये लिखो, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग, वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में भूल रहा हूँ, आई थिंक ऐसे बॉम्ब्स बनाने में यूज करते हैं, इंसेंडियरी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट बेसिकली आग लगाते हैं और वो बॉम्ब बन जाता है। मैग्नीशियम से ऐसे बॉम्ब्स बनते हैं, जेडीली में और सारी बेसिक किताबों में दे रखा है। हाँ, मिल गया स्पेलिंग, ए जी ए। दिस कॉजेस इंसेंडियरी, इसका उच्चारण क्या है? इंसेंडियरी, इंसेंडियरी, जिससे आग लग जाती है। तो मैग्नीशियम से बॉम्ब, जो मैग्नीशियम का जो बॉम्ब है उससे आग लग जाती है, और आग बुझाने में हालत खराब। गाड़ी आग लगे तो गाड़ी जल जाएगी पूरी, वैसे पेट्रोल डीजल कुछ भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। इससे ऐसे बॉम्ब बनाए जाते हैं, इंसेंडियरी बॉम्ब्स बनाए जाते हैं इस रिएक्शन पे, ठीक है। थोड़ा फाइट फास्फोरस मिला दिया और हालत खराब हो जाएगी। फिर अगली रिएक्शन, S + O2 gives you SO2। SO2 के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, आप वापस लिख लो ताकि रिवीजन हो जाए तुम्हारा। SO2 के बारे में जो बातें जानते हो वापस लिख लो। ठीक है, याद आ रहा है SO2 के बारे में? अब देखो, अभी तक अपन ने सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा, पर जब तक वहां जाएंगे तब तक बहुत सारी बातें ऑलरेडी सीख लेंगे। जैसे कि SO2 की स्मेल होती है, कलर नहीं होता। SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, टेम्पररी ब्लीच होता है, सफोकेटिंग है, चोकिंग है, ये बातें पढ़ी। अब इसी रिएक्शन को दूसरे तरह से, सल्फर को जब ऑक्सीजन में जलाया तो SO3 भी तो बन सकता था, SO3 भी तो बन सकता था, बट इन्होंने क्या बनाया? SO2। इस बात को समझो कि नॉर्मली जब जलाते हैं तो SO2 ही बनता है। SO3 बनाने के लिए बहुत विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अगर मुझे H2SO4 बनाना है तो पहले SO2 को SO3 में ले जाने के लिए V2O5 जैसा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। अगर मैं सल्फर को कितनी ऑक्सीजन में जलाऊं, ये नहीं कह ऑक्सीजन बहुत है SO3 बना दो, ना ना ना, SO2 ही बनता है। SO3 बनाने के लिए तो बहुत विशेष प्रयास करने होते हैं। ये बात P ब्लॉक में आएगी, ये बात एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगी। सुनना इसी वीक में वापस सुनोगे। आपने डीजल जलाया, डीजल में सल्फर बहुत होता है, SO2 निकला। SO2 बुरा है, नुकसान होता है, लेकिन अच्छी बात है वो SO3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी हवा में ऑलरेडी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं तो वो पोल्यूटेंट्स अब SO2 से SO3 वाली रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं, और SO3 और ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट है। तो अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो SO2 से SO3 बन जाएगा और पोल्यूशन और ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या बनता है? SO2 से SO3 अपने आप नहीं बनता, कोई बहुत अच्छा कैटलिस्ट चाहिए। जो अच्छी बात है, बहुत अच्छा कैटलिस्ट चाहिए। अदरवाइज अगर SO2 से SO3 बन जाए तो वो तो और ज्यादा खतरनाक पोल्यूशन करने वाला है। तो सल्फर को जब जलाएंगे तो क्या बनाना है? SO2। बोले SO3 बन सकता है, बट नॉर्मली 10 में से 9 बार नहीं बनता है, विशेष प्रयास करने होते। तो ये लिखो कि SO3 मत बनाओ, वरना तो बोले ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो भी बन सकता है, वो आप सोच रहे बनता नहीं है। तो SO2 ही बनता है। SO3 बनाने के लिए बहुत विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तो रिएक्शन यही है, बट इस पे वो पूछेंगे क्या, वो बिल्कुल अलग है। तो उस अलग तरह से पढ़ोगे तो देखते क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, राइट। अच्छा, आगे आओ। फिर मीथेन वाली रिएक्शन पता है, फिर H2S + O2 वाली रिएक्शन मिली। H2S + O2
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं। H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ज्यादातर H2S जब होता है ऑक्सीडाइज तो बनता है कोलाइडल सल्फर। यस और नो? तो वहां लिख लो H2S इज जनरली ऑक्सीडाइज टू कोलाइडल सल्फर। देखो उन्होंने S भी लिखा है, ठीक है। वो PPT कोलाइड जैसा होगा, पानी में घुलता नहीं है और गैस भी नहीं होता। H2S इज जनरली ऑक्सीडाइज टू कोलाइडल सल्फर। तुम्हारे कैसे लिखा हुआ है ये सब पहले से? अच्छा तुम्हारे भाई को तुम्हारी किताब एक ही है, फिर Mg की 3 रिएक्शन है, कोई काम की नहीं है। उसके बाद K4 एफिशिएंसी की रिएक्शन है, देखिए मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। H2O2 देखो दोनों काम कर सकता है, या ऑक्सीडाइज कर ले बहुत ज्यादा, इसको रट्टा मार लीजिए, यही एडवांस में आ जाती है ऐसी रिएक्शन। इनफैक्ट मैं खुद भी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, करनी चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी करनी चाहिए कि मैं NCERT की जैसे रिएक्शंस है तो इनमें से जो जो काम की रिएक्शन है, जैसे Mg प्लस F2 Mg प्लस Cl2 वो तो कोई पूछता नहीं है, उनमें कुछ भी दम नहीं, कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। बट जिन रिएक्शंस में कुछ छुपा हुआ है या कोई अजीब सी रिएक्शन जो रटनी है तो उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं, प्लस कुछ और रिएक्शन जोड़ देंगे जो कि NCERT में नहीं है, राइट। और उनका एक असाइनमेंट बना के आपको दे देंगे ताकि NCERT की सारी रिएक्शंस एंड देन सम मोर रिएक्शन जो NCERT में नहीं है वो आप बार बार देखते रहें, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप NCERT की सारी रिएक्शन बार बार देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगी कि मुझे तो याद है इस रिएक्शन का यही आंसर है कि S प्लस O2 SO2 ही होता है, SO3 क्यों नहीं होता कि नहीं होता, मुझे याद है, तो नंबर आ जाएंगे ना। वरना एग्जाम में डाउट आ रहा है पर SO2 बनाओ कि SO3 बनाओ, तो डाउट फिर गड़बड़ जाएगा। तो ये मैं खुद भी साथ साथ सारी रिएक्शंस लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका फिर असाइनमेंट बना के दे देंगे आपको। फिर आइए इसके नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो ऑक्सीडेशन है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाए तो वो रिडक्शन है। मिली ऐसी बात लिखी, तो ये भी NCERT में लिख रखा है। ये परिभाषा बहुत ज्यादा चली नहीं, मतलब या तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली बातें चली, ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन गया रिडक्शन। फिर बीच में एक समय आया कि लोगों ने देखा कि नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आई तो ऑक्सीडेशन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज चली गई तो रिडक्शन, बट ये भी नहीं चला। फिर उसके बाद लोगों ने कहा छोड़ो ये एलिमेंट आया एलिमेंट गया, तो इलेक्ट्रॉन वाली बात करो। लेकिन बीच में एक ऐसा भी दौर आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी लोगों ने बातें करी थी, बीच में इसका भी एक दौर था, ठीक है। तो इसको याद रखो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आना ऑक्सीडेशन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज चली गई तो ये रिडक्शन है। फिर आई रिएक्शन HgO वाली, ये तो इफेक्ट ऑफ हीट में पढ़ लिया अपन कि वैसे तो ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर लेड का हायर ऑक्साइड हो +4 वाला तो +2 पे आ जाता है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड हो तो वो टूट जाता है। याद आया? सिल्वर का Ag2O ब्राउन हो तो वो टूट जाता है। पढ़ा के नहीं पढ़ा? याद हो गई? क्या लिख दो, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्साइड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्साइड्स। फिर एल्कीन और H2 वाली रिएक्शन ये तो पता ही है। फिर HgCl2 प्लस SnCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट ये तो हमने पढ़ ली। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन की शीट में आएगी नहीं आई? पहले बनेगा Hg2Cl2 और वो फर्दर रिड्यूस होके Hg भी बन सकता है, पढ़ाया कि नहीं? और Hg2Cl2 का नाम बताया कैलोमल और रंग बताया कैलोमल वाइट होता है। Hg2Cl2 का नाम है कैलोमल और उसका रंग होता है सफेद, पढ़ाया अच्छे से। उसके बाद सॉल्ट एग्जांपल 8.1 देखो आप, सॉल्ट एग्जांपल 8.1
इसमें ये जो बोल रहे हैं वो कोई नहीं पूछेगा। रिएक्शन, यही रिएक्शन अलग तरह से पूछेंगे। देखो H2S प्लस Cl2, तो ये तो बोल रहे हैं कि ये प्रूव करो, आइडेंटिफाई करो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, वो कोई थोड़ी पूछेगा। ये देखो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्लोरीन 0 से -1 में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। और H2S ऑक्सीडाइज होके जनरली -2 से 0 में जाता है। H2S या सल्फाइड्स आर जनरली ऑक्सीडाइज टू कोलोइडल सल्फर। लिखो वापस, सल्फाइड्स आर जनरली ऑक्सीडाइज टू कोलोइडल सल्फर। अगली बात, Fe3O4 और एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन बेहद महत्वपूर्ण रिएक्शन है। 10वीं के एनसीईआरटी में बकायदा इसकी फोटो दे रखी है कि कोई एक रेलवे कर्मचारी है, वो रेलवे की पटरी का ऑपरेशन कर रहा है, रेलवे की पटरी जोड़ी जा रही है, तो इसमें ये रिएक्शन होती है। अब इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से समझते हैं। इसमें ऑक्सीडाइज हुआ एल्यूमिनियम, रिड्यूस हुआ आयरन। तो आप देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर आया वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, नीचे वाला हो रहा है रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है। और इसमें इतनी हीट निकलती है कि जो आयरन बनता है वो सॉलिड नहीं लिक्विड बनता है। यस सर, और उस लिक्विड से फिर वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसको लोग थर्माइट या थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। यस, नाम लिखा जाए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मिट रिएक्शन। हाँ तो लिक्विड कर दो। नहीं सर, आपने बताया थोड़ी देर बाद सॉलिड। हाँ थोड़ी देर बाद तो सॉलिड हो ही जाता है। बट मुद्दे की बात समझ में आ गई ना कि भाई वेल्डिंग में कैसे कर। अब लिक्विड है तो थोड़ी देर बाद तो वो आ ही जाएगा सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में। ये हो तीसरी रिएक्शन Na और H2। इसमें जो NaH बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। हाइड्रोजन का भरोसा नहीं है, 0 में भी रहता है, +1 में भी रहता है, -1 में रहता है, डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट। यहाँ पे Na तो +1 में ही रहेगा, हाइड्रोजन -1 में रहेगा। ये वाकई एक हाइड्राइड है। जैसे पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या देता था? H-। तो ये एक हाइड्राइड का स्रोत है कि नहीं है? ये इसमें H- है कि नहीं है? राइट, जैसे पानी है तो पानी में H+ है, ये H- है। H+ को हाइड्राइड थोड़ी बोलते हो। हाइड्राइड होता है H-, ऑक्साइड होता है O-2, क्लोराइड होता है Cl-, हाइड्राइड होता है H-, ना कि H+, कार्बाइड होता है C पे माइनस, नाइट्राइड होता है N पे -। तो ये सोडियम हाइड्राइड है और ये H पे माइनस है। ठीक है, जो कि ज्यादा नहीं, बट ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ ली तो ज्यादा है। तो LaH की जगह ये भी कई बार लेंगे, देखना LaH की जगह ये ले लेते हैं। LaH क्या देता है? H-, ये भी क्या देगा? H-। यस और नो? तो लिखो ये हाइड्राइड है जैसे कि LaH है। NaH क्या है? एक हाइड्राइड है जैसे कि LaH है। ठीक है, अच्छा अब अगले पेज पे आइए। अगले पेज पे Na और Cl और रिएक्शन की कोई काम की नहीं है, सीधा आप आ जाइए सॉल्व एग्जांपल 8.2 पे, कि वही रिएक्शन वापस आ गई जो अभी आपने देखी थी। इसको भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आया कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बहुत बड़ा नाम दे दिया, कुछ नहीं है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी दिन के लिए पढ़ी है। देखो पहली रिएक्शन है जिंक और कॉपर वाली, तो ये तो डेनियल सेल है। जिंक ऊपर आता है, ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर नीचे आता है, रिड्यूस हो गया। बहुत सिंपल, उसका नीचे डायग्राम तक दे रखा है। जैसे ब्लू, पहले ब्लू सोल्यूशन था, बाद में ब्लू कलर नहीं रहा, कॉपर का सोल्यूशन ब्लू होता है, अब कॉपर तो चला गया तो कलर भी चला गया। फिर दूसरी रिएक्शन यही पे आपको मिलेगी, कॉपर और Ag वाली। अब देखो यहाँ पे Ag रिड्यूस हो रहा है, अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ज्ञान को यूज करो। है कौन? आइए आगे। तो जो पहले आ रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बाद वाले रिड्यूस हो रहे हैं। और आई होप कि आपको ये डेटा भी याद हो चुका होगा
वैसे तो वैल्यू दे रहते हो कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका यू आर प्लस 0.34 वोल्ट और Ag प्लस की वैल्यू क्या थी? Ag प्लस की वैल्यू है प्लस 0.8, तो इसलिए इसकी इच्छा ज्यादा है, तो इसने इच्छा पूरी कर ली और कॉपर को इच्छा विरुद्ध भी ऑक्सीडाइज होना पड़ गया कि आए क्यों यहाँ पे, रहते तुम जिंक के साथ, या आए हो तब जो माहौल है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यस और दो आया ना? अगली कॉम उसके नीचे वाली रिएक्शन देखो, कोबाल्ट और निकल, मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार पढ़ेंगे, आज पहली बार सुनो। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देख लो, अपन ने क्या याद रखा, कोई नीचे सुनो प्रभाव, कोई कोबाल्ट नीचे निकल, कोबाल्ट पहले आ रहा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, निकल रिड्यूस होना चाहिए, वही किया, कोबाल्ट ऑक्सीडाइज और निकल रिड्यूस। अब इसमें चीजें जोड़ते हैं, कोबाल्ट +2 एक्वस का रंग होता है पिंक और निकल +2 का रंग होता है हरा, तो ये रंग आईटी वाले रंग पूछ लेंगे कि क्या से क्या रंग हो जाएगा। कोबाल्ट +2 का रंग होता है पानी में पिंक और निकल +2 का होता है ग्रीन, हल्का हरा, डार्क नहीं। कोई बोला होगा फिक्र नहीं करो हरे होते, मन को रखो गुलाबी, वो पिंक गुलाबी होते हैं। मन इज Na+2, को इज कोबाल्ट +2, तो मन को रखो गुलाबी और फिक्र नहीं करो। फिक्र कौन है? फिक्र नहीं करो, ये +2 वाले और ये +3 वाला, ये तो वैसे भी याद हो चुका है। Fe+2 भी ग्रीन है और इतनी बार आएगा याद हो जाएगा, लेकिन आप बस जितनी बार बोले उतनी बार लिख लो, तो देखते ही एकदम अरे मुझे पता है। वो चिड़िया उड़ वाली आता है, मुझे पता है ये चिड़िया उड़ती है, ये जानवर मैंने देखा था, डिस्कवरी चैनल पे देखा था, उड़ता है ये, जब देख लोगे तो याद रहता है। All intelligence is remembrance. The more things you remember, the more intelligent you get. तो जितनी बार देखोगे उतना रिमेम्बरेंस आएगा, उतनी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। और कहते हैं राइट इट, रिटेन इट। कोई चीज अगर आपको रिटेन करनी है तो क्या करो, लिख लो, राइट इट, रिटेन इट। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। घर वाले बोलते होंगे ना, लिख लिख के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन किसी चीज को आप अभी के भी 50 बार लिखोगे कोई मतलब नहीं है। आज एक बार लिख लिया, 4 दिन बाद वापस थोड़ा सा लिख लिया, 10 दिन बाद वापस तो याद रहेगा। पढ़ने क्या होता है, अगर बोले नहीं अभी के भी 5 बार लिखो, तो क्या होता है, पहली बार तो अपन लिख रहे हैं, दूसरी बार कलम चल रही है, दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तीसरी बार कलम चल रही है, दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो मतलब का नहीं। बार बार लिखो, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी आज थोड़ा लिख लिया, 5 दिन बाद फिर लिख लो, 10 दिन बाद फिर लिख लो। अगर महीने भर में आपने वो चीज 3-4 बार लिख ली, अब उसे भूलने में बहुत महीने लगेंगे, जितने बार पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही करवा रहा हूँ मैं तुमसे। तो ये रिएक्शन जैसे लिखी वैसे नहीं पूछेंगे, बोलेंगे बताओ रिएक्शन होगी नहीं होगी, कलर बताओ, कलर क्या होगा, पिंक से ग्रीन होगा, ग्रीन से ब्लू, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, राइट। तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो बता दोगे नहीं नहीं कोबाल्ट ऑक्सीडाइज होगा, पिंक कलर आएगा, पहले था निकल, निकल का कलर था ग्रीन, तो ग्रीन से पिंक होगा, ये सर नो, वरना दूसरे ऑप्शन देख के वहां कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए, उसमें आगे बढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर वाली कुछ बातें आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है, उसमें बस एक बात अपन को ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, छोटे या बड़े, जितने भी एराइल ग्रुप है, जैसे फिनाइल, बेंजाइल, इन सबको सामूहिक तौर पे, कलेक्टिव तौर पे क्या मानते हैं, +1। इलेक्ट्रो में पढ़ाया था, बट यहाँ पे वापस लिखा जाए कि एराइल एंड एल्काइल ग्रुप्स आर इन +1, एराइल एंड एल्काइल ग्रुप्स आर इन +1। इसकी मैं प्रैक्टिस अभी करवाने वाला हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पूछ ले इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो अगर आपने इसको +1 में मान लिया, इसको +1 में मान लिया तो बच जाओगे,
नहीं तो मर जाओगे। कोई तरीका भी नहीं, तुम इनका निकाल लो। इसे याद ही रखना है, ये सोचने से नहीं आने वाला है। अगर ये +1 है फिर तो आंसर आ जाएगा। ये +1, ये भी +1, ये -2, तो ये कितने में 0। ये +1, ये +1, ये -2, ये -2, तो ये +2, तभी चार्ज बैलेंस हो पाएगा। समझे? चाहे एल्काइल हो चाहे एराइल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनको पूरे को +1 मानना है। यस और नो? जैसे कोई पूछे CH3H और OH, इस कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, जरूरत पड़ जाए तो आप इसको क्या मानोगे? +1। इसे क्या मानोगे? +1। इसे क्या मानोगे? +1। इसे क्या मानोगे? +1। ये -2, तो इसको -2 में मानना ही पड़ेगा, वरना चार्ज बैलेंस नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, वैसे धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी कि अल्कोहल में कार्बन -2 में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में 0 में होता है, कार्बोक्सिलिक में +2 में होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, बट बेसिक्स मत भूलना। एल्काइल एंड एराइल आर ऑलवेज इन +1। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, लो बड़ा एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। बोले इसका बताओ, तो ये भी एल्काइल ग्रुप है, लेकिन आप इस पूरे को एल्काइल मानो तो ज्यादा सुखी रहोगे, वरना ये भी एल्काइल ये भी एल्काइल, नहीं, पूरे को एल्काइल मान लो ना। अपन को तो इसमें रुचि है। ओके, तो छोटा या बड़ा एल्काइल ग्रुप कलेक्टिवली कितने माना जाता है? +1। ठीक है? तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हमने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आते ही है। ठीक है कि नहीं आते हैं? आगे बढ़िए। फिर आया सॉल्ट एग्जांपल 8.3। बाकी बीच में जो भी छोड़ रहे हैं कभी देखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा ना आपसे। सीधा सॉल्ट एग्जांपल 8.3 पे आएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, वो कोई नहीं पूछेगा। अब पहले ही कंपाउंड को पकड़ो, गोल्ड वाला कंपाउंड आपको दिखेगा, दिखा? इसको इंपॉर्टेंट बात करो। ये कंपाउंड कहाँ बनता है? एक्वा रिजियम। चर्चा हुई है हमारी इस साल, पहले नहीं, पिछले साल नहीं, इस साल चर्चा हुई कि सोने को एक्वा रिजियम में डालोगे तो +3 में आएगा, ये बनेगा। प्लैटिनम को डालेंगे तो क्या बनेगा? H2, फिर PbCl6। तो कई बार H2 बताते ही नहीं है और ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे गोल्ड है +3 में और इसे प्लैटिनम है +4 में, तो ये गोल्ड वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रहे। फिर इसके बाद ये कंपाउंड देख के याद आना चाहिए, सोचने की गुंजाइश होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचने बैठोगे 50% सही सोचोगे, 50% गलत सोचोगे, और एडवांस में जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, अगर आपने थोड़ा भी गलत सोच लिया तो मार्क्स तो सारी बर्बाद हो गए आपके। इसलिए एकदम रटा हुआ होना चाहिए, रेलेवेंट बातें रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसी के नीचे वाला T, ये Tl2O, ये Tl कौन सा एलिमेंट होता है भाई? थैलियम। और थैलियम तो +1 में ही शोभा देता है, +3 में तो इनर्ट पर इफेक्ट हावी हो जाता है। याद आया? ये लिख लो, ये कौन है? ये थैलियम का ऑक्साइड है, तो +1 में जो होना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देन CuI का सही तरीका तो ये होता है Cu2I2, ये बार बार आएगा, वाइट पीपीटी होता है, बार बार आएगा। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो वहां पे उसको लिख दीजिए Cu2I2 और लिख दीजिए वाइट पीपीटी, Cu2I2 वाइट पीपीटी। और इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फिर आइए प्रॉब्लम 8.4, उससे पहले कुछ भी नहीं है हमारे लिए। 8.4 की जो रिएक्शन है उसे कहने की जस्टिफाई करो कि रिडॉक्स है। हम वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम तो देखेंगे कि ये तो कॉपर की सेल्फ रिडक्शन वाली रिएक्शन है। देखो, कॉपर की मेटलर्जी वाली रिएक्शन है ये तो। इसमें SO2 निकलता था और उससे छाले पड़ जाते थे। ये जो कॉपर बन रहा है ये ब्लिस्टर कॉपर है। याद आया? एकदम रटी भी होनी चाहिए ये रिएक्शन, राइट? देखते रहिए तो कॉपर की वाली रिएक्शन है, तो इसको लिखा जाए। ये तो कॉपर का सेल्फ रिडक्शन है, तो कॉपर बनेगा वो कैसा होगा? ब्लिस्टर कॉपर होगा।
ब्लिस्टर किसके कारण आए? SO2 के कारण आए। एकदम याद होनी चाहिए रिएक्शन। लो 2 मिनट, कॉपर का एक्सट्रैक्शन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉपर के जो ओर्स हैं वो सल्फाइड ओर्स हैं। तो सल्फाइड ओर्स में से मिट्टी निकालनी हो तो फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। फिर उसके बाद रोस्टिंग करते हैं। अब रोस्टिंग में ही चालाकी कर देते हैं लोग। जब इसको रोस्ट करते हैं तो वहां पे पूरे को रोस्ट नहीं करते। जब रोस्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये तो उसके 2 हिस्सों को तो रोस्ट करा दिया और एक हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। मान लीजिए 30 टन का मटेरियल, तो लगभग 20 टन को रोस्ट करेंगे, 10 टन बचा के रखेंगे। इसको जब रोस्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 times CO2 and SO2। और अब इन दोनों को जोड़ के और गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 times कॉपर एंड SO2। ये सोनो राइट। तो सबसे पहले आप फ्लोटेशन करेंगे, उसके बाद रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में चले करेंगे, पूरे की रोस्टिंग नहीं करनी है। कितने करते? 2/3 की। और बकायदा तोल के ही करते हैं वो, अंदाज से। अच्छा 200 टन की रोस्टिंग करें तो 100 टन बचा के रखो। अगर आपके साथ 100 टन मटेरियल है तो लगभग 66 टन की रोस्टिंग कराओ और बाकी बाद में डाल देना उसके अंदर। ऐसे करते हैं। गॉट इट? फिर ये कॉपर मिल गया, लेकिन ये कॉपर अभी भी बहुत शुद्ध नहीं है, और शुद्ध नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने के लिए कौन सी? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। जब एनोड में इसको यूज करते हैं, फिर एनोड के नीचे कीचड़ आ जाता है जो बड़ा महंगा होता है कीचड़, और कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर ही रिड्यूस होता है। याद आई बात? अच्छा फिर यहाँ पे पोलिंग वोलिंग की बातें हुई थी कभी? किसी को फिटजी के क्वेश्चन में आया था कि वो गीला को डंडा ला के डाल देते और उससे थोड़ा सा ये जो रिडक्शन है, अगर ये पूरा नहीं हुआ, अगर ये रिडक्शन इनकम्प्लीट था तो वो तो गीली लकड़ी डालेंगे, उसमें हाइड्रोकार्बन निकलेगा, और हाइड्रोकार्बन को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इससे ऑक्सीजन लूट ली जाएगी। पोलिंग वाली बात और करा दूंगा थोड़ी देर बाद रिवीजन। तो इतना हो जाएगा, देखते ही हाँ ये आसान सा होगा, बट उसके लिए रेगुलर रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बार बार इसको अप्लाई करो, अपने आप दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें CO2 ये कोई काम का नहीं। फिर है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में KClO3 वाली रिएक्शन मिली आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी कुछ गलत है, कुछ फर्जी है, सीधे KClO3 पे आ जाओ। KClO3 इनफैक्ट अगर मेरे पास KClO3 है या मेरे पास KClO4 है या KClO2 है या KOCl है, इनमें से किसी को भी गर्म करो तो आपको KCl और O2 ही मिलना है। बैलेंसिंग विल चेंज। सारे ऑक्सी हैलाइड्स गर्म करने पे ऑक्सीजन देते हैं। क्या रहा? यस। और ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? यदि लैब में शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए थोड़ी सी, अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता है, वही खरीद के लिए आओ, पर थोड़ी सी शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो KClO3 पड़ा होता है, उसे गर्म कर दो, मिल जाएगी थोड़ी सी ऑक्सीजन आपको। ठीक है, लिखा जाए लैब में थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस यही है, बट जिस तरह से इन्होंने लिखी वैसे नहीं पूछते, दूसरे तरह से पूछते हैं। फिर स्टूडेंट्स को लगता है ये तो रिएक्शन मुझे आती थी, जिस तरह से पूछ रहे हैं उस तरह से नहीं आती थी ना, राइट? तो हम उसी नजरिए से पढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन CaCO3 को गर्म किया। CaCO3 क्या हुआ? वाली रिएक्शन को बताया नहीं, को गलत है। हाँ गलत को छोड़ दो, क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट कोई बात कहीं और नहीं। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। ये रिएक्शन चूने के भट्टे में होती है। चूने का भट्टा देखा आपने?
इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम किल, चूने का भट्टा। उसमें बहुत गर्म करते हैं चूने को, चूने लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं तो CaO चूना बन जाता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसलिए चूने का भट्टा हमेशा खुला होता है ताकि CO2 निकलती जाए और रिएक्शन बैकवर्ड ना जा पाए। अगर ढक्कन लगा दो तो CO2 इकट्ठी हो जाएगी तो पीछे आ सकती है। तो ये सवाल बनता है कि लाइम किल, ये चूने का भट्टा हमेशा खुला क्यों होता है? क्योंकि ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो रिएक्शन तो यही पूछेंगे, बट केमिकल इक्विलिब्रियम से जोड़ के पूछेंगे। तो देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड जाने के लिए CO2 हटाते हैं, इसलिए चूने का भट्टा हमेशा ओपन होता है। चलो, डिस्प्लेसमेंट में पहला मेटल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें कॉपर सल्फेट और जिंक, तो डेनियल सेल वाली रिएक्शन है, ये तो बहुत बार हो गई। दूसरा V2O5 और कैल्शियम, ये रिएक्शन की कोई मुझे महत्व अभी तक दिखा नहीं कि ये कहाँ यूज होती है, बट एनसीईआरटी में दिया तो इसलिए अपन इसको रट्टा मार के तो बैठ जाए। वो ये पूछेंगे इस रिएक्शन में वेनेडियम का क्या हुआ, तो वो +5 से 0 में जा रहा है। सोचने की कोई स्कोप मुझे यहाँ दिखा नहीं, और मैंने बहुत ढूंढा इस रिएक्शन को कि भाई किसी अच्छी किताब में इसमें कुछ और मिल जाए कि ये रिएक्शन किस इंडस्ट्री में काम आती है, कहीं मुझे अभी तक तो मिला नहीं है। बट एनसीईआरटी में दिया तो अपन इसे इंपॉर्टेंट ट्रीट करें तो इसको ब्लाइंडली रट ले, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो ये पूछ सकते हैं कि भाई वेनेडियम कहाँ से कहाँ गया। ये कैल्शियम तो मुझे पता ही है, कैल्शियम तो 0 से +2 में ही जाएगा और कहाँ जाएगा, तो वो मुझसे वेनेडियम वाला सवाल पूछ सकते हैं, और वहाँ पे अगर मेरे को रटा हुआ नहीं हुआ तो मैं फंस जाऊँगा। तो यहाँ पर वेनेडियम +5 से जा रहा है 0, और जो मैं रिएक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ उसे फिर ये रिएक्शन मैंने डाल दी है, तो ताकि आपको बार बार दिखते रहे और ये याद रहे, और हो सकता है इसका लॉजिक भी मिले। अगली रिएक्शन है टाइटेनियम वाली। ये रिएक्शन टाइटेनियम की रिफाइनिंग में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज होती है, तो लिखो यूज्ड इन टाइटेनियम रिफाइनिंग। जैसे कॉपर की रिफाइनिंग होती है वैसे टाइटेनियम की भी रिफाइनिंग होती है, और किताबें इसका नाम भी बता रही है, इसका नाम है क्रॉल्स प्रोसेस। तो हो सकता है कि दूसरे एग्जाम वाले नाम से पूछ ले, जेई वाले तो नाम से नहीं पूछते, क्रॉल्स प्रोसेस। और ये उसमें पूछेंगे, सुनना अब जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट सीरियस, मेटलर्जी चैप्टर के लास्ट में बहुत खतरनाक बातें करी है। एक तो रिफाइनिंग वाली जो बातें करी है, भर भर के उन 2 पन्नों में से सवाल आ रहा, राइट। और उसमें एक है वैन आर्कल मेथड, ये उसका एग्जांपल एक तरह से। जैसे पहले तो आप उस मेटल का एक वेपर फॉर्म बनाते थे, ठीक है, इम्प्योरिटी पीछे रह जाती थी, मेटल वेपर्स के साथ उड़ जाता था, और बाद में उस वेपर को तोड़ देते थे दूसरे बर्तन में ले जाके, कि गंदगी तो कचरा तो यहाँ रह गया, वेपर दूसरे बर्तन में चलेगी, वहां पे उनको तोड़ देंगे वापस। जैसे निकल के लिए NiCO4 वाली बातें करी, जिरकॉनियम में जिरकॉनियम आयोडाइड बनाया, याद है वहां लिखा हुआ था, राइट। उसी तरह से टाइटेनियम का भी क्या करते हैं, TiCl4 पहले बनाते, कचरा पीछे रह जाता है, और बाद में दूसरे बर्तन में ले जाके Mg से रिड्यूस करके Ti वापस ले आते हैं। तो ये उसके जैसा प्रोसेस है। ये वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आता है, तो ऐसा कुछ नाम था ना, रिफाइनिंग में था ना, वैन आर्कल, वेपर फेज, मॉन्स प्रोसेस, ये उसका भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक था वैन आर्कल, एक था निकल वाला था मॉन्स, और जिरकॉनियम वाला था वैन आर्कल।
तो ये उस कैटेगरी में, तो नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया, हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। क्रॉल्स प्रोसेस ये वेपर फेज रिफाइनिंग का एक तरीका है। और टाइटेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, बहुत ही तो बोलते हैं वंडर मेटल है, तो इसलिए इसकी रिफाइनिंग थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। वैसे भी हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे वापस कभी कभी आएगा उसके अंदर ही, ठीक है। लिख लो कि ये वेपर फेज रिफाइनिंग का तरीका है। और तो इन्होंने TiO का लिक्विड बनाया है, बट गर्म कर दूंगा तो वेपर बन जाएंगे ना। कोई चीज़ लिक्विड है तो गर्म करने में वेपर बन जाएंगे, तो कचरा पीछे रह जाएगा, ये वेपर में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉन्ट प्रोसेस में कौन रिफाइन होता था? निकेल। वैन आर्कल में जिरकोनियम और शायद टाइटेनियम नहीं, और टाइटेनियम दिया, पर टाइटेनियम में वो नहीं, टाइटेनियम में ये चलता है। और वहाँ उन्होंने टाइटेनियम की रिएक्शन नहीं दी होगी, रिएक्शन ये है, और एक्चुअल उसका नाम भी क्रॉल्स प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, फिर आया क्रोमियम। ये तो थर्मिट रिएक्शन वापस आ गई, रिटर्न ऑफ थर्मिट रिएक्शन, लिख लो वापस थर्मिट रिएक्शन। इसमें क्रोमियम पहले लिक्विड में, आई एम नॉट श्योर कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। डी ब्लॉक में पढ़ाई करें ना तो क्रोमियम, उसके नीचे मॉलिब्डेनम और उसके नीचे टंगस्टन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ये पिघल रहा है, तो मुझे श्योर नहीं है इसलिए बोलूँगा नहीं, या तो मैं सर्च करूँगा फिर बताऊँगा, अभी नहीं बोलूँगा। आइए फिर आया Na कैल्शियम की पानी से रिएक्शन। ये रिएक्शन मतलब क्या बताए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये 10th की एनसीईआरटी में दी है, 11th की एनसीईआरटी में भी दी है, शायद 12th में भी दी है, लेकिन अगर ध्यान न रखें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और ज़्यादातर बच्चे ध्यान रखते भी नहीं। सुन, वो मुझे सोडियम को पानी में डाल दिया, आग लग जाएगी। हाँ, सही बात, ये तो सबको पता है। NaOH बनेगा, H2 बनेगा। अगर Na के बजाय कैल्शियम ले ले तो उसकी रिएक्शन जो है वो उतनी वायलेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो कोल्ड में भी हो जाती है। अभी रुक जाओ, सोडियम वाली बात सुन ली, कैल्शियम वाली बात भी सुन ली। आगे आओ, बोला लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। पानी नहीं, गरम पानी नहीं, क्या बोला? स्टीम, भाप। यस, तो ये को मुझे भाप से किसकी रिएक्शन होगी तो रट्टा मार के जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिए? अच्छा, अगर सोडियम की ठंडे पानी से हो गई तो सोडियम की भाप से तो हो ही गई ना। सोडियम की ठंडे पानी से रिएक्शन हो रही तो भाप से तो हो ही रही है, लेकिन Fe की भाप से रिएक्शन हो रही है, गर्म पानी से और ठंडे पानी से नहीं हो रही है। और आयरन पे फोकस करते हैं। आपने स्टील के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में फिर पानी गर्म किया होगा तो नीचे गैस चल रही है। यदि उनकी रिएक्शन, अगर यदि लोहे की रिएक्शन पानी से हो तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और आग लगी हुई है तो पट 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 आवाज आती थी। धमाका भी हो सकता है, कभी हुआ, कभी ऐसे पटाखे फूटे, नहीं फूटे, क्योंकि पानी से भी रिएक्शन नहीं होती और ठंडे पानी से भी नहीं, गर्म पानी से भी नहीं होती, ठंडे पानी से। हाँ, यदि भाप बन जाए तो भाप की और लोहे की रिएक्शन होती है। ऐसा ही बोल रहे देखो। और इसको ऐसे पूछेंगे, ऐसे किताबों में दिया है कि जो गीजर होता है, गीजर में पानी गर्म होता है, तो गीजर की जो बॉडी है वो कॉपर की बनी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयरन की बनी होगी तो वहां पे पानी है, गर्म है। चलो, कोई भाप है तो भाप से लोहे की रिएक्शन हो जाती है, तो अगर भाप से लोहे की रिएक्शन होगी तो लोहा गलता चला जाएगा, फिर गीजर में छेद हो जाएंगे, गीजर फव्वारा बन जाएगा। ठीक है, वो तो नहीं चाहिए किसी को कि गीजर चालू करो वहीं से पानी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है। तो इसलिए बाजार में जब आप गीजर लेने जाएंगे तो गीजर अलग अलग प्राइस का है। तो कुछ के तो आप मुझे ये 2000 का है, ये भी 25 लीटर का है, मान लीजिए ये 25 लीटर का है, ये 3500 रुपये का क्यों है? तो बोलेंगे ये आयरन का है और ये कॉपर का है, जबकि बाहर तो ना आयरन दिख रहा है ना कॉपर, बाहर तो प्लास्टिक होता है, राइट? बोले आयरन और कॉपर है, आदमी को तो नहीं पता ना
आयरन और कॉपर, उसको इतने बचा, चाहे एक लोहा एक तांबा है, लेकिन केमिस्ट्री क्या है उसके पीछे। तो तांबा क्यों महंगा है? क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है। आयरन वाला आप लगा दीजिए, कुछ साल बाद उसमें वो गल जाएगा और वो चेंज करना पड़ेगा। कॉपर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयरन में वैसे भी जंग लगती है, और गीजर में तो पानी भरा हुआ ही है, तो जंग भी जल्दी लगेगी। तो आपके शावर का जो छोटे छोटे वो जो छेद है, वो जो जंग आएगी उससे चोक होने लग जाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, एक बार लगाने के लिए अच्छा है। तो मान लीजिए जैसे आता है ना कि भाई कोई ऐड आया कि हम ये फ्लैट बना के देंगे, तो इसमें हम आपको घर में गीजर और पंखे सब लगा के देंगे। तो गीजर लगा के दिया, देख लो गर्म पानी आ रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद गर्म पानी के साथ साथ कुछ और भी आ रहा है, क्योंकि वो तो आयरन का था गीजर, तो सस्ता लगा दिया, उसको पैसे बचाने थे। अब आप जानो, आपकी किस्मत जानी। समझ में आ रहा है? कई बार गीजर का वो नल खोलते हैं, एकदम पीला पीला पानी आ रहा है, इसका मतलब वो जो गीजर है उसके अंदर वो आयरन बेस है, वो जंग आ रही है और क्या आ रहा है। और कॉपर वाला होगा तो ऐसा पीला पीला पानी, ऐसा भूरा भूरा पानी नहीं आएगा। बट तो गीजर की बॉडी किसकी बनी होनी चाहिए? कॉपर की होनी चाहिए, आयरन की नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाल्टी है, जैसे मेरे घर पे गाय है, तो गाय को पानी वानी पिलाने के लिए बाल्टी रखते हैं, तो प्लास्टिक की बाल्टी नहीं रखते, गाय पाँव डाल के तोड़ देती है, पाँव डाल के तोड़ देती है, तो लोहे की बाल्टी होती है, उसमें डालते हैं, हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकल रही है, ठीक है। या उसमें अगर गर्म पानी डालते हैं तो गर्म पानी से कुछ होता है, स्टीम होगी ना तो रिएक्शन होगी। तो प्रैक्टिकली स्टीम कहाँ इकट्ठी हो रही है? गीजर, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि आयरन क्योंकि स्टीम से रिएक्शन करता है, तो गीजर आयरन का नहीं कॉपर का होना चाहिए। ज्यादा पैसा तो सोने का बनवा लो, लेकिन जरूरत नहीं है इतना पैसा। फिर नीचे वाली रिएक्शंस, जिंक और HCl, Mg और HCl, Fe और HCl। तो जिंक और HCl हाइड्रोजन देगा, Mg और HCl हाइड्रोजन देगा, Fe और HCl भी हाइड्रोजन देगा। लेकिन Fe और HCl में खास बात क्या है? FeCl2 बनाना है, ना कि FeCl3, क्योंकि अगर FeCl3 बनेगा तो साथ में जो हाइड्रोजन बन रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। तो वहां पे लिखो वापस कि FeCl2 पास में लिखो, FeCl3 नहीं बनेगा। अब तो धीरे धीरे तुम्हें याद हो रहा है ना, FeCl2 बनाना है, FeCl3 नहीं बनाना, क्योंकि FeCl3 खुद उस H2 से रिड्यूस होकर +2 में आ ही जाएगा वापस। अगर आगे जाए तो भी वापस आ जाएगा। फिर आगे आपकी H2 और फ्लोरीन की रिएक्शन दिखी है आपको? ये तो पढ़ रखी है आपने, ये नहीं पढ़ रही है? फ्लोरीन और पानी की बड़ी धमाकेदार रिएक्शन होती है, चर्चा हुई हमारी? हाँ या ना बोलो तो। इस साल हुई कि नहीं? अभी करते हैं, शुरू करते हैं, बार बार होगी, चलता है लगता। फ्लोरीन और पानी, HFO2 धमाका हो जाए। क्लोरीन को पानी में नहीं डालना चाहिए, ब्लास्ट हो जाएगा। रिएक्शन ये होगी, साथ में बहुत हीट निकलेगी, एकदम से हीट निकलेगी, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, रुक जाना, सब एक साथ ही बताएगा। अगर H2O आइस ले ली, तो आइस का टेम्परेचर कम है, तो वहां पे रिएक्शन तो हो जाएगी, ये बनेगा और धमाका नहीं है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ये फ्लोरीन -1 में, ये हाइड्रोजन +1 में, और ये फ्लोरीन -1 में, और ऑक्सीजन कितने में? 0। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है। यही HOF फिर दे देगा HF एंड O। यही HF बाद में क्या देता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या देता है? HF
एंड O, O जुड़ के क्या बन जाते हैं? ठीक है, रुक जा। अगर यही क्लोरीन ले लो, वापस पानी ले लो, लेकिन इस बार NaOH भी है, बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है NaF, OF2 एंड NaF। ऑक्सीजन को +2 में बोल भेज दिया कि चलो चलो +2 में चलो, क्योंकि ऑक्सीजन अक्सर किस में रहता है? -2 में, बट फ्लोरीन के आगे इसकी चलने वाली नहीं है। इन तीन में से 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है अलग अलग जगह, और आईआईटी में पूछी भी गई है। हमने तीनों ही एक साथ लिख ली, 50 बार और आ जाएगी, तुमको याद भी रह जाएगी। एक साथ लिख लो तीनों, कंफ्यूजन नहीं करी वो क्या था, सारी एक साथ लिख लो। ठीक है, फिर अब खूब सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी ने दे रखी, सब 1 मिनट में समझ में आ गए, लिखने में भले 2 मिनट लग जाए, समझ में 1 मिनट। इधर देखिए, अगर मेरे पास Br एक्वस और मैं उसमें मिला दूं क्लोरीन गैस, गैस पास कर, तो ब्रोमीन को तो मैंने कर दिया ऑक्सीडाइज और क्लोरीन को कर दिया रिड्यूस। क्या ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से सही है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका रिडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सही। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर आया वो ऑक्सीडाइज हो गया, नीचे वाला रिड्यूस हो गया, सही बात। अच्छा, अगर I- है इक्वल्स और उसमें आपने क्लोरीन गैस पास कर दी, तो आयोडीन हो गया ऑक्सीडाइज, क्लोरीन हो गया रिड्यूस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आयोडीन है इक्वल्स और उसमें आपने ब्रोमीन पास कर दिया, लिक्विड होता है गैस, गर्म करो गैस भी हो जाएगा, और उससे बन जाए I2NBr-। क्या ये रिएक्शन सही? ये सारी रिएक्शन सही? बिल्कुल ये सही। अब ये रिएक्शन आज आई है, आगे बार बार आएगी अगले 2 वीक्स में। अगर ब्रोमाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ा है तो उसे बोलते हैं लेयर टेस्ट, ये वही रिएक्शन है। और आयोडाइड का भी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है लेयर टेस्ट, तो यही है, ये बोनस में पढ़ लिया। यस, अब ये टेस्ट कैसे क्या दिखेगा तो जब पढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा। ये लेयर टेस्ट की सारी गणित अपन ने समझ ली। लेयर टेस्ट क्या होते हैं नाम नहीं पता, लेकिन हाँ रिएक्शन से होती है, समझ में आ गई। ठीक है, बोले फ्लोरीन क्यों नहीं ले लेते? फ्लोरीन तो पानी के साथ दबा कर देता, मरने का इरादा भी है नहीं, इसलिए कोई करता नहीं। ठीक है, अब लिखना बाद में। ये देखो इतनी सारी रिएक्शंस, एक पे लिखा है 8.41, एक पे लिखा है 8.42, एक पे लिखा है 8.41A, एक पे लिखा है 8.42B, एक पे लिखा है 8.43। ये पांचों रिएक्शन आपको समझ में आई कि नहीं आई? तसल्ली से देख लो, लिखना चाहो लिख लो,
ये तो लेयर टेस्ट है। यस, देखो देखो आराम से देखो, नो हरीज। ठीक है, तो अब लगभग 40-45 मिनट और चाहिए लगेंगे और इस चैप्टर की थ्योरी हमारे हो जाएगी। दो लेक्चर नहीं है, ये 2 लेक्चर का है। हाइड्रोजन चैप्टर 3 लेक्चर का है। उसका रेस्ट ब्लॉक अनदर 3 लेक्चर। पी ब्लॉक 3 के 4 हो जाएंगे। देंगे ज़्यादा टाइम, उसमें बोरॉन आता है, उसमें सिलिकॉन आता है, उसमें बहुत सवाल आते हैं, तो टाइम देंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 लेक्चर। तो ये अपन को अभी रेगुलर क्लास में दोपहर में हम यही करेंगे, सो दैट हमारी एक बुक हो जाए और मन से बोझ तो उतरे। और ऑर्गेनिक में जो टाइम लगाना था वो हमने लगा दिया। अब ऑर्गेनिक की भी जो 11th-12th की बुक 2 है, खटाखट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन मार्च एंड तक कोर्स कर लेंगे और फिर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अच्छा है, पेपर थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा और रिवीजन का टाइम मिलेगा। और उसमें भी अगर तुम्हारी डेट मई वाली आ जाए, जो अपने हाथ में थोड़ी, वो तो जो आएगी सो आएगी, लेकिन अगर अपनी डेट 4 मई वाली आ जाए, मज़ा आ जाएगा। पहला मेंस ही ऐसा हो जाएगा कि अब दूसरा मेंस ज़रूरत ही नहीं देने की, राइट। अब एडवांस में फोकस करो। हाँ, फॉर्म जरूर बनेंगे, देने भी जाएंगे, ताकि पेपर देने की आदत पड़े। एक नई जगह जाके जहाँ पे आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सरप्राइज एलिमेंट्स वहाँ भर भर के है, तो वहाँ जाना चाहिए ताकि हम फाइनली सरप्राइज ना हो जाए। इस तरह से अब ये कर लेंगे। मार्च में आपका कोर्स ये इनके प्रकार हम करा देंगे। हाँ, जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से पढ़ रहे, बस ये कि मतलब अगर क्लास एक्स्ट्रा क्लास लगानी तो लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास। थोड़े दिन जूझना पड़ेगा, थोड़े दिन संघर्ष करना पड़ेगा, बट उस संघर्ष से बहुत फायदा भी होगा। टू पुश आवर लिमिट्स, एकदम स्टे फोकस्ड। 15 दिन अभी शांति से पढ़ते रहो, बीमार मत पड़ो, फ्रस्ट्रेट मत हो, क्लासेस मिस मत करो, ऑफलाइन आओ। ठीक है, चलो। आज दोपहर को मोहित सर को कुछ ग्रेविटेशन पढ़ाना है, ऐसा कुछ था, तो शेखर सर ने मुझे बोला था, मैंने ठीक है तो दे रहे थे। उसके बाद तो फिर होली आ ही रही है। कब है होली? होली को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। मेरे दोस्त लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो कह रहे हैं 18-19 को है होली। जो स्टेट गवर्नमेंट में वो कह रहे हैं 17-18 है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी 18-19 की होली की, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं उनके 17-18 की है। बड़ा डाउटफुल है? कि क्लास की जरूरत नहीं होती तो लगा देते, जरूरत ही नहीं। तो मैंने अपना कुछ ठीक चल रहा है, बस एक जो पढ़ा हुआ वो याद तो रखो, तो भी जो भी टाइम मिले रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है और लास्ट तक आते रहना। अपने दिमाग मत लगाना कि नहीं अब तो मेंस हो गया या कोर्स हो गया, रिवीजन खुद कर लेंगे। ऑब्वियसली खुद बहुत कुछ करना है, पढ़ाई खुद ही करनी है, बट आप उतनी अच्छी पढ़ाई खुद नहीं कर पाओगे जितनी कि आने से रेगुलरिटी बनी रहे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। कभी चित्राक्ष सर ने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करे, उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, उसका डिस्कशन हो रहा है। कभी राहुल सर ने कोई असाइनमेंट दे दिया, कभी राज सर ने कोई असाइनमेंट दे दिया, अतुल सर ने कुछ असाइनमेंट भेज दिए कि सर ये यहाँ के ले लो, तो हम कराएंगे आपको। लेकिन आप आओगे ही नहीं तो फिर घर के घर में रह जाओ। समझ रहे हो? लूडो खेलते हो ना? लूडो नहीं खेलते? खेले तो हो गए लूडो। तो लूडो में वो जब 6 आता है ना तो गोटी जो है खुलती है, तो बाहर तो आओ। तो लोग बैठ रहे थे, नहीं सुरक्षित है, चिक्का ही नहीं छोड़ते, वो वहीं रह जाओगे। बाहर आओ, पढ़ाई करो भाई, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं भी आएगा, अगली बार समझ में आ जाएगा, उससे अगली बार आप आए ही नहीं तो फिर जो आपको आता है आप उसी को रिवाइज कर रहे हो और धीरे धीरे आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। यहाँ आओगे तो जो चीज़ नहीं आती थी हमको ही मालूम है ये चीज़ थोड़ी टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम उसको दोबारा पढ़ा देंगे, शायद हम समझ में आ जाए। और कुछ नहीं तो प्रैक्टिस करा देंगे एक्स्ट्रा, तुम तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करे घर बैठ के। हम जो चीज़ टफ है उसकी बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तब तुम्हें टफ नहीं लगेगा, या टफ भी लगेगा तो कोई बात नहीं, आंसर तो याद हो गए कि इसका आंसर यही है, तो आंसर दे दिए, नंबर तो आ गए।
आप घर में उसको टच ही नहीं कर रहे, जो चीज़ टफ है उससे सब बचते भागते हैं उससे, उसके भी तो सवाल आएंगे। इसलिए आप वो हम पे छोड़ दीजिए। वरना इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, कोर्स हो गया बाय बाय जाओ, बाद में रिजल्ट भी बाय बाय हो जाएगा। बाकी कोचिंग में यही करते, पढ़ाते ही नहीं लास्ट में। तो हम लोग पढ़ाते रहते, उससे रिजल्ट हमारा इंप्रूव होता है, इसीलिए हम पढ़ाते रहते, कोई रिजल्ट लाना है हमको। 3 जुलाई के दिन हमारे बच्चों का पेपर बेस्ट हो, तो उसके लिए क्या है, पढ़ाते रहे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कल दोपहर को आपको केमिस्ट्री और पढ़ाएंगे। अभी इनऑर्गेनिक पे फोकस करना, फिर भी अपने ऑर्गेनिक का रजिस्टर रखना है जरूर। ठीक है।